हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आर्टिकल 131 से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 151 तक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारी पूर्ण रूप से जो संसद है हमारी, वो पूर्ण रूप से आज हमारी समाप्त हो जाएगी। कल से जो हम क्लास अपनी नई अटेंड करेंगे वो क्लास होगी हमारी राज्य से संबंधित। ठीक है, तो हमारे जो 151 तक आर्टिकल ख़त्म हो जाएंगे आज ही। और ये क्लास ज़्यादा टाइम की नहीं रहेगी, आपकी थोड़ी सी ही क्लास है, छोटी सी क्लास है। इसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। हमने जो पुरानी क्लासें ली हैं, आपको पता है कि इसमें जो चीज़ें आएंगी पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर पुरानी वाली क्लासों के बारे में बात करेंगे। इसमें आपका सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि अधिकार, अपील, उसकी शक्तियाँ, उसके पुनर्विचार, जो जिन केसों पे वो पुनर्विचार ले सकता है, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ाएंगे। उसके बाद में जो कैग आता है, उस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके बारे में भी हम इसी क्लास में चर्चा कर लेंगे। और आपकी जो पूरी संसद है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। पूरी की पूरी संसद जो है आपकी वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद में हम राज्य की क्लासों पे चलेंगे। ये क्लास जो हमारी है यूपीएसआई पॉलिटी के लिए स्पेशल है। उसके बाद में अगर आप करना चाहते हैं इस क्लास से, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेखपाल में क्वेश्चन नहीं बचता है। एसएससी जीडी हो या फिर आपके रेलवे का कोई एग्जाम हो, अगर आपने पॉलिटी यहाँ से पढ़ी है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बेस हमारे दोनों रहते हैं, थ्योरी भी रहती है प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं। अगर कोई नया बच्चा है तो वो क्लास को पहले अटेंड कर ले, उसके बाद में अपना जो है मत रखे कि उसको कैसी लगी क्लास। ठीक है, तो अगर आपको क्लास ठीक लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डाल के जाएं, क्लास को लाइक करके जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 131। जो आर्टिकल 131 है वो किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र जो इसमें आता है 131 में, सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। और उसमें क्या कहा गया है कि इसकी थ्योरी जो है वो इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? प्राप्त है। उसका जो मूल अधिकार क्षेत्र है उसको सुप्रीम कोर्ट को वो प्राप्त है किसके? आर्टिकल 131 के अनुसार। केंद्र और राज्य या राज्यों के बीच विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसमें हाई कोर्ट नहीं सुनवाई करता है, उसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। ये जो इसके हैं मूल अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है, या राज्य, दो राज्यों के बीच के विवाद, या केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद, ये सब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इनकी। हाई कोर्ट इनकी सुनवाई नहीं करता है। ये क्षेत्रीय न्यायालय जो होते हैं वो भी इसकी सुनवाई नहीं करते हैं। देख लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन, देखते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, 130, 131, 132 या 133। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार क्षेत्र है वो आर्टिकल 130 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच के जो विवाद की सुनवाई है वो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, संसद करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो केंद्र और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच के जो विवाद होते हैं, इनकी जो सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य बनाम राज्य के विवाद किस न्यायालय में जाते हैं? देखो, राज्य, एक राज्य के साथ दो राज्यों के बीच में विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, या केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो, वो सब चाहेंगे हमारे कहाँ जाएंगे उसके बारे में आप बताएंगे। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या संसद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 132 के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक मामलों में जो अपील होती है वो आर्टिकल 132 के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो संवैधानिक मामलों में अपील होगी वो आर्टिकल 132 के अंतर्गत आएगी। और इसमें जो दिया गया है वो देख लेते हैं। यदि किसी हाई कोर्ट के निर्णय में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो, यदि किसी हाई कोर्ट के निर्णय में, यानी कि कोई हाई कोर्ट अगर कोई अपना निर्णय सुनाता है और उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित मतलब उसके में जो प्रश्न है उस केस के अंतर्गत, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो आप जो है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अगर वो केस हाई कोर्ट में चल रहा है या हाई कोर्ट के अंतर्गत वो उसने फैसला सुना दिया है, तब भी आप जो है अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में उस केस के खिलाफ अपील कर सकते हैं, अगर वो संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई भी निर्णय है तब। ठीक है, उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी निर्णय लिया गया है तब। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? संवैधानिक मामलों में जो अपील होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 131, 132, 133 या 134। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 132 के अंतर्गत संवैधानिक मामलों में अगर संविधान के से जुड़ा कोई भी निर्णय आ रहा है और उसमें संविधान की बात की गई है, तो वहाँ से अगर आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील लगा सकते हो और अपना केस की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में करा सकते हो आप। ठीक है, कोई भी हाई कोर्ट ने अगर निर्णय दिया है तो। आगे देख लेते हैं। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों की अपील कहाँ होती है? संविधान की अगर व्याख्या की बात की गई है, उससे जुड़े कोई मामला है तो उसकी अपील कहाँ की जाएगी? तो वो होती है हमारी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है,
कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगला देख लेते हैं, हाई कोर्ट के संवैधानिक निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ होती है? अगर कोई हाई कोर्ट का निर्णय है और वो संवैधानिक है, उसके खिलाफ जो उसके विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब होता है उसके खिलाफ, ठीक है, अपील कहाँ की जाती है? जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा या राष्ट्रपति? देखो ना, ये जो होते हैं न्यायालय से संबंधित मुकदमे जो होते हैं, उनकी जो सुनवाई होगी आपकी, सबसे लास्ट सुनवाई जो होती है सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 133 में कहा गया है दीवानी मामलों में जो अपील की बात की गई है वो आर्टिकल 133 में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 133 में दीवानी मामलों में अपील की बात की गई है। दीवानी यानी कि सिविल, ठीक है। दीवानी मामले जो होते हैं वो सिविल यानी कि जिनमें, जैसे कि इनमें जो होता है मारकूट या लड़ाई झगड़े वालों को छोड़ के जो मुकदमे होते हैं घर परिवार या अन्य किसी चीज़ से संबंधित ज़मीन के विवाद, वो सिविल मुकदमों में आते हैं। तलाक तक के मुकदमे जो आते हैं वो सिविल मुकदमे में आते हैं। तो ये जो होते हैं दीवानी न्यायालयों में जाते हैं। और दीवानी मामलों में जो अपील की गई है वो 133 के अनुसार की गई है, ठीक है। दीवानी यानी कि सिविल मामलों में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है यदि हाई कोर्ट प्रमाण पत्र दे। देखो, इसमें एक चीज़ क्लियर रखना कि हाई कोर्ट को पहले तो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाइए, ठीक है। दूसरा, इसमें जो दीवानी मामले होते हैं उनमें जो निर्णय के विरुद्ध अगर हाई कोर्ट का कोई निर्णय आ गया है, अगर उसके विरुद्ध आपको कोई भी सुनवाई करवानी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके द्वारा जो आप किस आर्टिकल के द्वारा जाओगे, तो आर्टिकल 133 के तहत जाते हो, ठीक है। उसके खिलाफ अगर आपको न्यायालय के जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसके खिलाफ जाके अगर आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब उस मुकदमे को सुनवाई चाहते हो, तो पहले तो आपको प्रमाण पत्र लेना होगा, कहाँ से? हाई कोर्ट से। और दूसरा, आर्टिकल 133 के तहत ही आप जा सकते हो, ठीक है। ये कहा गया है। इसमें जो देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है, दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो दीवानी मामलों में किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? 132, 133, 134। तो मैंने आपको बताया अभी 133 के अंतर्गत होती है दीवानी मामलों में, यानी कि सिविल मामलों में। सिविल यानी कि दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र कौन देता है? देखो, अभी प्रमाण पत्र की बात आई थी, कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, संसद देगी, हाई कोर्ट देगा, राज्यपाल देगा। देखो, वो देगा हाई कोर्ट। आपको हाई कोर्ट से कहना पड़ेगा कि आपका जो निर्णय था हम उसको जो है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं, तो इसलिए वो आपको, अगर वो प्रमाण पत्र दे देता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। दीवानी मामलों में अंतिम अपील किस न्यायालय में होती है? जो दीवानी मामले होते हैं उनमें जो आप अंतिम अपील कर सकते हो, यानी कि लास्ट जो आपका लास्ट जो आप केस लड़ सकते हो, वो कौन से न्यायालय में जा सकते हो अपना केस लेकर? वो जा सकते हो आप जिला न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या संसद में। देखो, उनमें जो होती है आप सुप्रीम कोर्ट में फाइनली जा सकते हो। किसी भी केस की सुनवाई हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता। सबसे लास्ट में सुनवाई हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले जा सकते कहीं भी, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो हर किसी को मानना ही पड़ता है, ठीक है। अनुच्छेद 134 फौजदारी मामलों में अपील। अगर आपका कोई फौजदारी मामला है, यानी कि लड़ाई झगड़े का कोई मामला है, तो आर्टिकल 134 के तहत आप जाओगे। 33 के तहत दीवानी यानी कि सिविल मामलों में जाओगे, और 34 के तहत, आर्टिकल 134 के तहत जाओगे तो फौजदारी मामलों में जो अपील होती है उसमें जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। फौजदारी होता है क्रिमिनल, यानी कि लड़ाई झगड़े, मारकूट, मर्डर, ये सब चीज़ें जो आती हैं तो हमारी फौजदारी मामलों में आती हैं। मामले में कुछ परिस्थितियों में हाई कोर्ट, ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, बड़ा हो गया शायद, ठीक है। ये कर लेते हैं, इसकी स्थिति थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ये अब सही है। फौजदारी यानी कि क्रिमिनल मामलों में कुछ परिस्थितियों में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी कि कुछ मामलों में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हो, आर्टिकल 134 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 134 के तहत आप ऐसा कर सकते हो। अगला देख लेते हैं, इसके जो क्वेश्चन है, फौजदारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील किस अनुच्छेद में है? फौजदारी जो मामले हैं उनमें जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में आप कर सकते हो, लेकिन किस आर्टिकल के तहत कर सकते हो? जैसा कि मैंने आपको बताया 132, 133, 134 या 135। देखो, 134 में आप कर सकते हो, क्योंकि 133 में तो आपके दीवानी मुकदमे आते हैं। आगे देख लेते हैं, क्रिमिनल मामलों की अंतिम अपील किस न्यायालय में होती है? जो क्रिमिनल मामले होते हैं यानी कि फौजदारी, उनकी जो अपील होती है वो अंतिम रूप से किस कोर्ट में आप जाके कर सकते हो? जिला न्यायालय में जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, संसद में जा सकते हो। तो अंतिम अपील की बात कर रहा है, तो कहाँ जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ठीक है। अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 134 है वो किससे संबंधित है? दीवानी मामलों से, फौजदारी मामले से, चुनाव से, बजट से। तो देखो, वो हमारा जो संबंधित है फौजदारी मामले से है। अगला देख लेते हैं हम,
आर्टिकल 134 ए, जो आर्टिकल 134 ए है उसमें अपील के प्रमाण पत्र के लिए बात की गई है। जो अपील के जो प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे कि हमने देखा था अभी, अपील के जो प्रमाण पत्र 133 में दे रखा था, प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? हाईकोर्ट करेगा। तो अपील के जो प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 134 ए में की गई है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपील के लिए जो न्यायालय होते हैं उनके लिए अपील के लिए जो प्रमाण पत्र होते हैं वो कौन सा आर्टिकल के तहत बनते हैं? वो आर्टिकल 134 ए के तहत बनते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि सर्टिफिकेट जारी करता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट को मतलब हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मामला कोई भी संवैधानिक चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला है या संवैधानिक की जो जो अनुच्छेद है उनसे जुड़ा कोई मामला है और उनसे जो है संवैधानिक जो चर्चा हो रही है उसमें संवैधानिक चर्चा के अनुसार वो मामला चल रहा है, तो उसमें अगर कोई हाई कोर्ट को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट आपको एक प्रमाण पत्र देगा और वो आपको जारी करेगा प्रमाण पत्र। इसलिए आप जाएंगे और उसको सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे, फिर आपके केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। किसके? हाई कोर्ट के निर्णय के, जो निर्णय लिया गया उसके साथ में कि आपका जो निर्णय है वो कैसा रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया कि हाई कोर्ट का दिया हुआ निर्णय सही है तो वो फिर आपका जो है हाई कोर्ट का निर्णय दिया हुआ सही है, फिर आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। और अगर उसने कह दिया कि हाँ उसमें कोई परिवर्तन होता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है संवैधानिक की उसमें कोई बात की गई है, उसको खिलाफ अगर मुकदमा जाता है और वो कहता है कि हाँ हाई कोर्ट ने मुकदमा जो निर्णय दिया था वो गलत था आपके मुकदमे में, तो फिर आपको जो है उस पर मतलब हाई कोर्ट को वही मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट में फिर दोबारा कोई प्रमाण पत्र वगैरह जारी नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जारी करता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील योग्य है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 134 ए में है, ये मैंने आपको भी पढ़ाया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अपील के लिए सर्टिफिकेट कौन देता है? आपको जैसे मैंने बताया था अभी, कौन देगा? हाई कोर्ट देगा। अगला देख लें, सर्टिफिकेट ऑफ अपील किस न्यायालय द्वारा दिया जाता है? यानी कि सर्टिफिकेट, जो अपील का सर्टिफिकेट है वो किस न्यायालय द्वारा दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, लोकसभा। देखो अभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, हाई कोर्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 135 संघीय न्यायालय के अधिकार। जो संघीय न्यायालय होते हैं उनके जो अधिकार, संघीय न्यायालय किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। तो जो संघीय न्यायालय होते हैं उनके जो अधिकार होते हैं वो आर्टिकल 135 में दे रखे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 135 के अंतर्गत दे रखे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि आर्टिकल जो आपका दे रखा है आर्टिकल 135, आर्टिकल 135 के अनुसार, ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को संघीय न्यायालय किसे कहा जाता है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। फेडरल कोर्ट के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे संघीय न्यायालय के अधिकार किसे प्राप्त होते हैं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति। तो आप बता सकते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 135 किससे संबंधित है? तो बजट से, संघीय न्यायालय के अधिकार से, चुनाव से या भाषा से? तो संघीय न्यायालय के अधिकार से संबंधित है। फेडरल कोर्ट के अधिकार किस न्यायालय को दिए गए हैं? जो आपके संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट होता है संघीय न्यायालय। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा गया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फेडरल न्यायालय की बात जो की गई है सुप्रीम कोर्ट का मतलब है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है किस न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट जो कहा जाता है, संघीय न्यायालय के अधिकार जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। इसको आप आराम से लगा सकते हो। कितनी बार क्वेश्चन पढ़ लिया हमने ये वाला। अगला देख लेते हैं हम, जो हमारा आर्टिकल 136 है। आर्टिकल 136 में विशेष अनुमति से अपील, यानी कि SLP क्या होता है? SLP क्या होता है? स्पेशल लीव पिटिशन, यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन जो होती है वो आप दायर कर सकते हो आर्टिकल 136 के तहत। विशेष अनुमति से अपील, यानी कि विशेष अनुमति से भी आप अपील कर सकते हो आर्टिकल 136 के तहत, इसमें जिसको बोलते हैं SLP। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वह किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील स्वीकार कर सकता है। ठीक है, अपील जो है स्वीकार कर सकता है। ये है सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि विशेष न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील स्वीकार कर सकता है। ठीक है, स्पेशल लीव पिटीशन होता है, इसको बोलते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल कौन से में दी गई है? आर्टिकल 136 में। ठीक है, इसको लगा दो आप। अगला देख लेते हैं, SPL की शक्ति किस न्यायालय को है? SLP की शक्ति किस न्यायालय को है? स्पेशल लीव पिटीशन की जो शक्ति है वो किस न्यायालय को दी गई है? वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि आपका कोई भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो, अगर उसमें कोई स्पेशल लीव पिटीशन लगाता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जो है, स्पेशल लीव पिटीशन अगर वहाँ लगाई जाती है तो आप जो है अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं सीधा जाके। ठीक है, किसी भी न्यायालय के
निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील कौन सुन सकता है? किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कितनी बार बताया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 136 के तहत। अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है? निर्णय का पुनर्विचार, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय लिया गया है तो उस पर जो पुनर्विचार की शक्ति है वो किस तरीके से काम करेगी, वो आर्टिकल 137 के तहत आती है। ठीक है, आर्टिकल 137 निर्णय का पुनर्विचार। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर अगर आप कर सकते हो तो आर्टिकल 137 के तहत आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, पुनर्विचार के लिए याचिका दे सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का पुनर्विचार यानी कि रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का पुनर्विचार यानी कि रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसा होता है ना कि पहले कोई 2 जज बैठे और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, फिर 3 जज बैठे उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अगर ऐसा ही अगर 4 बार भी होता है तो 4 बार भी वो पुनर्विचार के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्विचार किस अनुच्छेद में कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? 35, 36, 37, 38, 135, 136, 137, 138। तो जैसा मैंने आपको बताया 137 के अंतर्गत कर सकता है। रिव्यू सिस्टम किस में आता है? आर्टिकल 137 में आता है। रिव्यू की शक्ति किस न्यायालय को प्राप्त होती है? रिव्यू की अपने निर्णय को ही दोबारा सुनने की जो शक्ति है वो किस न्यायालय को प्राप्त है? वो आपकी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना हमेशा। अगला देख लेते हैं। अपने ही निर्णय की पुनः जांच की शक्ति किसे दी गई है? अगर कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कैंप पे अगर आप 137 के तहत अपील करते हो तो आपकी जो पुनः याचिका जो है वो पुनर्विचार के लिए दायर हो जाती है। और ऐसी जो शक्ति है वो किस कोर्ट को दी गई है? राष्ट्रपति को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, राज्यपाल को। तो ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। अगला देख लेते हैं। आर्टिकल 138 आता है। आर्टिकल 138 में क्या कहा गया? आर्टिकल 138 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र का विस्तार है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जो विस्तार है वो क्या है? ठीक है, ये बात कही गई है आर्टिकल 138 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, आर्टिकल 138 के अंतर्गत संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। संसद अगर चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। संसद हमारे यहाँ पे ऐसा करेगी नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उतने अधिकार नहीं देना चाहती। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगर संसद चाहे तो आर्टिकल 138 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र को वो बढ़ा सकती है। यानी संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को और अधिक शक्ति दे सकती है। ठीक है, ये इसका मतलब आर्टिकल 138 के तहत ऐसा है कि अगर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को और अधिक शक्तियाँ दे सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है उस पर विस्तार, उसका जो विस्तार है वो कौन कर सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, हाई कोर्ट। तो कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 137, 138, 139, 140। तो 138 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बढ़ाने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट की अगर शक्तियां बढ़ानी है तो उसका अधिकार किसे है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यसभा को। किसको है? संसद को है। ठीक है, अनुच्छेद 139 कुछ रिट जारी करने की शक्ति, यानी कि अगर कुछ रिट है तो उनको जारी करने की जो शक्ति है आर्टिकल 139 के तहत दी गई है। तो संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष रिट यानी कि जारी करने की शक्ति दे सकती है। जो रिट होती है कुछ विशेष रिट 139 के अंतर्गत जारी कर सकती है और संसद ऐसा कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दे सकती है। ठीक है, देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अतिरिक्त रिट जारी करने की शक्ति कौन दे सकता है? अतिरिक्त जो रिट जारी करने की शक्ति है वो कौन दे सकता है? तो संसद दे सकती है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। अगला देखते हैं, रिट जारी करने से संबंधित अतिरिक्त शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया 138, 139, 140, 141। अगर आपको याद है तो मैंने बताया 139। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रिट संबंधी अतिरिक्त शक्तियाँ किसके द्वारा दी जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट की रिट संबंधी अतिरिक्त जो शक्तियाँ हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो ये संसद के द्वारा दी जाती हैं। अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 139 मामलों का स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण जो मामले जो होते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट और तीसरे कोर्ट से किसी अन्य कोर्ट में भी जो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो भेज सकता है। तो ये क्या है? आर्टिकल 139 के तहत। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है एक मतलब कई सारे मामलों को एक जगह सुन सकता है और कई अलग अलग मामलों को अलग अलग कोर्ट में भेज सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, मामलों का स्थानांतरण जो है वो हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट कर सकता है 139 के तहत। यदि कि एक ही प्रकार का मामला कई हाई कोर्ट में चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपने पास स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, वही बात है। आगे देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। मामलों के स्थानांतरण का
प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो मामलों के जो स्थानांतरण का प्रावधान है वो आर्टिकल 139 में है, आर्टिकल 139 ए में है, या आर्टिकल 140 में, 141 में है। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया आर्टिकल 139 ए के अंतर्गत आता है। अगर आपको मामले स्थानांतरण करने हैं तब विभिन्न हाईकोर्ट से मामलों को कौन स्थानांतरित कर सकता है? अगर कोई मतलब अलग अलग हाईकोर्टों के मामले हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट एक जगह स्थानांतरित कौन कर सकता है उसे? तो वो कर सकता है संसद, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है। एक ही प्रकार के मामलों को कई हाईकोर्ट से हटाकर किसी न्यायालय में भेजा जा सकता है। एक ही प्रकार के मामलों को कई हाईकोर्टों से हटाकर किस न्यायालय में भेजा जा सकता है? जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राज्यसभा। तो ये भेज सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 140, उसमें होती हैं सहायक शक्तियाँ। आर्टिकल 140 में हमारी क्या आती हैं? सहायक शक्तियाँ। संसद कानून बनाकर, सहायक शक्तियों पर संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को उसकी शक्तियों के प्रयोग के लिए सहायक शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। मतलब अगर संसद चाहे और अगर संसद जो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियाँ हैं उनको उन पर एक प्रावधान बनाएगी और उनको उन शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए उनकी जो सहायक शक्तियाँ वो बना सकती है। ठीक है। संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है। तो इसमें देख लेते हैं हम, आगे देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को सहायक शक्तियाँ कौन प्रदान कर सकता है? सहायक शक्तियाँ कौन प्रदान कर सकता है? संसद कर सकती है। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन सही हो गया। सहायक शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 139 ए, 140, 141, 142। तो मैं बताता हूँ आपको, 140 में है। सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ किसके द्वारा दी जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो सहायक शक्तियाँ हैं वो किसके द्वारा दी जाती हैं? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा। तो पता है आपको, संसद के द्वारा दी जाती हैं। अनुच्छेद 141, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। आर्टिकल 141 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होंगे वो बाध्यकारी होंगे, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी यानी कि बेंडिंग होते हैं। ठीक है। ये कह रखा है इसमें। ठीक है। बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 140, 41, 42, 43। तो आर्टिकल 141 में कहा गया है। ठीक है। सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे इसके निर्णय। भारत के सभी न्यायालय किसके निर्णय का पालन करते हैं? भारत के जो सभी न्यायालय हैं वो किसके निर्णय का पालन करते हैं? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्यपाल। तो भारत के सभी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते हैं, उसके जो निर्णय हैं उनका पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बाध्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनकी जो बाध्यता है वो किस आर्टिकल में दी गई है? 41, 42, 43, 44। तो आर्टिकल कौन से में दी गई है? 141 में। ठीक है। अगले देख लेते हैं अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय करने की शक्ति। अनुच्छेद जो 142 में दिया गया है वो पूर्ण न्याय करने की शक्ति के बारे में बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूर्ण न्याय कैसे कर सकता है। ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति है। अगर कोई भी मुकदमा चल रहा है तो उस पर जो पूर्ण रूप से आवश्यक आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट कि जो उसको मिलना चाहिए, किसी भी मुकदमे में पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय मतलब ये दे सकता है आदेश। ठीक है। इसके अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 142 के तहत ये पूर्ण न्याय करने की शक्ति किस आर्टिकल यानी कि किस न्यायालय को जो है पूर्ण न्याय करने की शक्ति किस न्यायालय को? तो ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आगे देख लेते हैं कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कंप्लीट जस्टिस का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में आता है? कंप्लीट जस्टिस किस में हो सकता है? 141, 142, 143 या 144। तो आर्टिकल 142 में हो सकता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष आदेश देने की शक्ति किसे है? न्याय सुनिश्चित अगर आपको करना है तो उसमें जो विशेष आदेश देने की शक्ति है वो किसके पास है? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगला देख लेते हैं हम अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति की सलाह मांगने की शक्ति। अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देनी है तो आर्टिकल 143 में आता है। इसको आप याद करने का मतलब ये 143 में आता है, राष्ट्रपति को सलाह मांगने की शक्ति। जो राष्ट्रपति है उसको सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मांग सकता है। इसमें आर्टिकल 143 में कहा गया है। आर्टिकल किस में कहा गया है? 143 में। ठीक, ये देख लेते हैं। आर्टिकल 143 में कहा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण या कानूनी संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह यानी कि एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी संवैधानिक प्रश्न पर हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह यानी कि एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं। ठीक है। ये कही गई है बात इसमें। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 143 में। ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह किस अनुच्छेद में मांग सकते हैं? आर्टिकल कौन से में? 41 में, 43 में, 44 में, 45 में। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी ओपिनियन किस
न्यायालय द्वारा दी जाती है, किस न्यायालय द्वारा दी जाती है, यानी कि अगर राष्ट्रपति को कोई मतलब सलाह देनी है, ओपिनियन देना है अपना, तो वो किस न्यायालय के द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति को? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद या राज्यसभा? किसके द्वारा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राष्ट्रपति किससे कानूनी सलाह मांग सकते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं वो किससे कानूनी सलाह मांग सकते हैं? संसद से, सुप्रीम कोर्ट से, राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से? किससे मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। किसके तहत? आर्टिकल 143 के तहत। अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकरणों का सहयोग। आर्टिकल 144 में आता है सभी प्राधिकरणों का सहयोग, ठीक है। जो सभी प्राधिकरण है, यानी कि जितने भी क्षेत्रीय न्यायालय हैं या फिर संघीय न्यायालय हैं, कोई भी संघीय न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट खुद होता है, हाई कोर्ट या क्षेत्रीय न्यायालयों को प्राधिकरण का जो सपोर्ट होता है, जो सहयोग होता है, वो सुप्रीम कोर्ट को करना होगा आर्टिकल 144 के तहत, ठीक है। ये एक बात की गई है, जितने भी भारत के न्यायालय हैं वो सुप्रीम कोर्ट को सहयोग करेंगे, ठीक है। भारत के सभी न्यायालय, ये कह रहा है भारत के सभी न्यायिक और नागरिक प्राधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट को सहायता करनी होगी, ठीक है। यही बात कही गई है आर्टिकल 144 के अंतर्गत। सभी प्राधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता करनी होगी, है किस अनुच्छेद में कहा गया है? मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, 143, 144, 145, 146, जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 144 के तहत कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने का दायित्व किसका है? सुप्रीम कोर्ट की जो सहायता है उसको करने का दायित्व जो है किसका है? सभी प्राधिकरणों का, केवल संसद का, केवल राज्यपाल का, केवल राष्ट्रपति का, ठीक है। तो किसका है? केवल प्राधिकरणों का है, सभी जो प्राधिकरण होते हैं उनका है, ठीक है। सभी न्यायिक और नागरिक प्राधिकरण किसकी सहायता करेंगे? न्यायिक और नागरिक जो प्राधिकरण है वो किसकी सहायता करते हैं? संसद की, सुप्रीम कोर्ट की, राष्ट्रपति की और राज्यसभा की। तो सुप्रीम कोर्ट की करते हैं आर्टिकल 144 के तहत। आर्टिकल 145 से आता है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम। आर्टिकल 145 में क्या दे रखे हैं? सुप्रीम कोर्ट के नियम की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यप्रणाली के लिए नियम यानी कि रूल्स बना सकता है। इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 145 में अगर सुप्रीम कोर्ट के नियम जो होते हैं उसके बारे में बात की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यप्रणाली के लिए नियम बना सकता है, यानी कि अगर वो चाहे तो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यप्रणाली है, जितने लोग उसके अंतर्गत काम करते हैं, उनके लिए नियम कानून बनाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 145 के तहत देख लेते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने कार्य के लिए नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल किस में है? कौन सा आर्टिकल है? 44, 45, 46, 47। तो आर्टिकल 145 के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है, जो वहाँ पे कार्रवाई चलेंगी, जितनी भी चीज़ें हैं वो जो चलती हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जो नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के, सुप्रीम कोर्ट के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, ठीक है। तो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो अपने नियम स्वयं बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली से संबंधित नियम किस अनुच्छेद में है? जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो कार्यप्रणाली है उससे संबंधित नियम किस आर्टिकल में आते हैं? 143, 44, 45, 46। तो 145 में आते हैं। अब देखो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा इस क्लास को तेज़ करा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि आपका एग्ज़ाम पास ही में है और आपको इस टाइम रिवीजन जो है क्विक रिवीजन चाहिए, एकदम जल्दी वाला। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इस चीज़ को करा रहा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। आप चाहो तो इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 146 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी। आर्टिकल जो 146 है उसमें क्या आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI द्वारा की जाती है तथा उनके सेवा और नियम भी निर्धारित किए जाते हैं। देखो, इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती है वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के द्वारा की जाती है। अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, ठीक है, द्वारा की जाती है तथा उनके सेवा नियम भी निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। उनके जो सेवा के नियम हैं वो भी निर्धारित किए जाएंगे। वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं अपने अधिकारियों और जितने भी वहाँ पे सदस्य होते हैं काम करने वाले। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? 147 के अंतर्गत, ठीक है। 146 के अंतर्गत, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको देख लो आप। 146 के अंतर्गत दिए गए हैं, ये थोड़ा गलत हो गया यार। 146 के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किस के द्वारा की जाती है, ठीक है। वो देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? तो उनकी जो नियुक्ति की जाएगी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। तो एक बात बताऊँ, आप कोई भी गलती से अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना तो माइंड एकदम से अपसेट हो जाता है
क्योंकि हमारा मतलब ये है कि हम सारे क्वेश्चन सही कर लें, पर यार हैं तो हम भी इंसान ही, तो क्वेश्चन में गलती कभी कभी हो जाती है और वो छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करिए, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको सही कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने फिर भी गलत बताया हो आपको, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको सही बता दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है। मैं हर वीडियो में अपनी ये बात बोलता हूँ कि गलतियों को आप नज़रअंदाज मत करिए, आप उनको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं उन गलतियों को आने वाले टाइम में और सुधार सकूँ, ठीक है। आपको कंटेंट मिलना चाहिए अच्छे से अच्छा, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। अगर कोई गलती दिखाई दे तो आप कमेंट में लिख के जाएँ कि ये गलती आपने की है, यहाँ पे वो क्वेश्चन था, उसका ये ऑप्शन था और आपने ये वाला ऑप्शन गलत लगवा दिया, ठीक है। बाकी मैं 100% अपनी तरफ से सही रखने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपको अगर कोई गलती लगे तो आप जो है इस चीज़ पे कमेंट करके जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 147, संविधान की व्याख्या। आर्टिकल 147 में आती है हमारी संविधान की व्याख्या। संविधान की क्या व्याख्या है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया है या नहीं कहा गया है उसके बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संविधान की व्याख्या करते समय किन बातों का ध्यान में रखना जाएगा। देखो, संविधान की अगर व्याख्या आपको करनी है तो संविधान की व्याख्या करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, इस बारे में बात की गई है आर्टिकल 147 में, ठीक है। विशेषकर भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित प्रावधानों को। देखो, अगर जो आप संवैधानिक जो चीज़ें हैं, अब व्याख्या संविधान की अगर कर रहे हैं तो आर्टिकल 147 में ये कहा गया है कि 1935 का जो नियम है, ठीक है, भारत सरकार जो 1935 का अधिनियम है उसको ध्यान में रख के ही आप संविधान की जो व्याख्या है, उनके जो नियम है उन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात की गई है, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संविधान की जो व्याख्या है उससे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है, ये बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 146, 47, 48 या 49। तो आर्टिकल 147 के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 147 किससे संबंधित है। संविधान की व्याख्या, चुनाव, बजट या भाषा। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित है आर्टिकल 147। संविधान की व्याख्या करते समय किन अधिनियम को ध्यान में रखा जाता है, किस अधिनियम को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। संविधान की अगर आपको व्याख्या करनी है तो किस अधिनियम को आप ध्यान में रख के व्याख्या करेंगे, ये जो बात की गई है 147 के अंतर्गत की गई है, आर्टिकल 147 के अंतर्गत की गई है। और अधिनियम 1935 को ध्यान में रख के आप बात करेंगे, यही बात की गई है इसमें, ठीक है। अधिनियम 1935 को ध्यान में रख के, ठीक है। आर्टिकल 48 आता है हमारा, आर्टिकल 148 आता है, 148 आता है अनुच्छेद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG से संबंधित है, कैग से संबंधित है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में कहा गया है कि जो कैग है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का एक पद स्थापित किया गया है आर्टिकल 148 के अंतर्गत, ठीक है। जो सरकार के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है, सरकार ने कितना खर्च किया है, कितने कमाई की है, वो सब का जो लेखा परीक्षण होगा वो कैग करता है। और उसका जो पद आता है 148 के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग आता है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। आर्टिकल जो पद को स्थानांतरित किया गया है और जो है आय और व्यय का लेखा परीक्षण करता है, कौन करता है, कैग करता है, 148 के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, अभी आपने पढ़ा है 147, 148, 149, 150। तो आप बता सकते हैं आराम से, 148 के अंतर्गत आता है हमारा कैग। कैग का मुख्य कार्य क्या है, चुनाव कराना है। देखो कैग क्यों कराएगा, वो तो चुनाव आयोग कराता है चुनाव, तो पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। लेखा परीक्षण करना है, बिल्कुल सही बात है। कानून बनाने का काम संसद करती है, न्याय देने का काम न्यायालय करता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट करता है न्याय देने का काम, या हाई कोर्ट करते हैं, न्यायालय करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके वित्तीय कार्यों का लेखा परीक्षण करता है, ठीक है। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो किसके वित्तीय कार्यों का लेखा परीक्षण करता है। केवल राज्य सरकार के, केवल केंद्र सरकार के, केवल केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के, या केवल संसद के। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, ये दोनों का करेगा, ठीक है। केंद्र और राज्य के जो लेखा परीक्षण होते हैं दोनों का ही करता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना। अनुच्छेद 149, अनुच्छेद जो 149 है वो कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताता है। संसद कानून बनाकर कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करती है। संसद कानून बनाकर कैग के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करेगी। आर्टिकल 149 के अंतर्गत क्या आती है, कैग की कर्तव्य और शक्तियाँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ कौन निर्धारित करता है।
तो ये कौन करेगा हमारा, राष्ट्रपति करेगा, संसद करेगी, प्रधानमंत्री करेंगे या राज्यपाल करेंगे, तो कौन करेगा, संसद करेगी हमारी। ठीक है, कैग की शक्तियों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 148, 149, 150, 151, तो आप बता सकते हैं 149 के अंतर्गत आते हैं। शक्तियाँ और कर्तव्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्य होते हैं किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो वो किसके द्वारा किए गए हैं, संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट। तो ये किए गए हैं हमारे संसद के द्वारा। आर्टिकल 148 में कैग होता है, आर्टिकल 149 में जो होता है हमारा उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बात की गई है कैग के। ठीक है, इस पेज को आप याद रखना। आर्टिकल 150 भारत के खातों का प्रारूप। जो भारत में जो खाते हैं, जो मतलब उनके खाते होते हैं, सरकार के जो खाते होते हैं, उनका जो प्रारूप है वो आर्टिकल 150 के अंतर्गत दिया गया है। जो भारत सरकार के खाते होते हैं, जो निधि वगैरह होती हैं, उसके बारे में बात की। भारत सरकार और राज्यों के खातों का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कैग की सलाह से तय होता है। ठीक है, भारत सरकार के राज्यों के खातों का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कैग की सलाह से तय होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत के खातों का प्रारूप कौन निर्धारित करता है, ठीक है, कौन करेगा, हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। खातों का प्रारूप निर्धारित करते समय राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं, खातों का प्रारूप निर्धारित अगर उनको करना है तो किसकी सलाह लेंगे वो, पहले प्रधानमंत्री, संसद, कैग या राज्यपाल की। तो कैग की सलाह लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सरकार का लेखा जोखा रखता है वो कैग ही रखता है, इसलिए खातों की जो जानकारी लेते हैं वो उससे ही लेते हैं, कैग से ही। भारत के खातों के प्रारूप से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, भारत के खातों के प्रारूप से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 149, 150, 151, 152। तो आर्टिकल 150 संबंधित है। ठीक है, प्रारूप आर्टिकल 151 आ जाता है हमारा। आर्टिकल 151 में बात की गई है कैग की रिपोर्ट की। ठीक है, जो कैग की रिपोर्ट होती है उसके बारे में जो बात की जाती है वो आर्टिकल 151 में बात की जाती है। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना हमेशा। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, सीधा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और फिर उसे संसद के सामने प्रस्तुत कौन किया जाता है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखना, राष्ट्रपति करेगा। चलो ठीक है, यही हो गया। ठीक है, 151 में कैग की रिपोर्ट की बात की गई है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कैग की रिपोर्ट किसे कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, कैग की रिपोर्ट संसद के सामने कौन प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट। तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, बी नहीं है उसका, ए है। देखो इस बात पे आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ए है इसका, राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति जो है संसद के सामने प्रस्तुत करेंगे कैग की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, कैग की रिपोर्ट से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में आते हैं, आर्टिकल 151 के अंतर्गत आते हैं। और ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल से हम राज्य के बारे में चर्चा करेंगे और वो क्लास हम शुरू में बहुत आराम से लेते हैं। ये क्लास मैंने इसलिए तेज ली क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही थोड़ी थोड़ी पढ़ा दी हैं, इसलिए ये क्लास हम तेज भी लेते तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप जो कल से हम क्लास लेंगे वो बहुत रेगुलर जैसे हम लेते थे वैसे ही लेने वाले हैं। और जो भी इसमें अगर आपको कोई कमी लगे तो आप मुझे बताना कि यहाँ कमी लगी सर, और हम जो है अगली क्लास लेने के लिए कल आपको आना पड़ेगा। हम देखते हैं किस टाइम आपको क्लास अपलोड हो जाती है। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास अपलोड हो जाए। एग्ज़ाम डेट करीब है तो अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। थोड़े टाइम में रिवीजन करने का शॉर्ट तरीका यही है कि आप जो है एक एक आर्टिकल से दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाओ और अपनी कर लो। उसकी थ्योरी भी आ जाएगी, आपको हाथ में पकड़ में आ जाएगी, और आर्टिकल से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी पकड़ में आ जाएंगे। देख लेना आप, इस सीरीज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता है, उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, और अगर सही नहीं लगी तो आप कमेंट में बता के जाएँ कि कैसी आपको क्लास लगी है। ठीक है, धन्यवाद।